बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालबात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सहर बानो और मैं जमात नहम उर्दू की टीचर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बदस्ते दुआ हूँ कि मेरे मालिक, तू बड़ा रहीम है, करीम है। हमारी नादानियों, गुस्ताखियों और गुनाहों को माफ़ करना, हमारी सब की परेशानियों को दूर फरमा और शैतान के शर से बचा और दिली सुकून और अपनी मोहब्बत अता फरमा। आमीन। अजीज़ तलबा तालबात, आज इस मौजू को हम समझने की कोशिश करेंगे, वो है ख़त। आज मैं आपको बताऊंगी कि ख़त क्या है, कितनी किस्म के खतूत होते हैं और ख़त के कितने अज्जा होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ख़त की तारीफ बताऊंगी, जो कुछ इस तरह से है। ख़त दो तरह के होते हैं, जिनमें रस्मी और गैर रस्मी ख़त हैं। ख़त की तारीफ़ कुछ इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि हम सब दूसरों से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, अपने ख़यालात, हालात और अपने जज्बात में दूसरों को शरीक करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। अगर इस ख्वाहिश की तकमील लिख कर की जाए तो इसे खतूत नवीसी कहा जाएगा। ख़त को आदि मुलाकात भी कहते हैं, जबकि इसकी एक और तारीफ़ कुछ इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि ख़त या मकतूब दो अफराद या इदारे के दरमियान इतलात और मालूमात के लिए लिखा जाने वाला पैगाम है। इसके अलावा हम इन अल्फाज को कुछ इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम एक शख्स से कोई बात कहना चाहें और वो हमारे सामने मौजूद ना हो, तो अपनी बात और गुफ्तगू इसे लिख भेजना मकतूब निगारी कहा जाता है। मकतूब ख़त को ही कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि मकतूब ख़त को कहा जाता है मकतूब अलई, जिसकी तरफ ख़त लिखा जा रहा हो, और मकतूब निगार ख़त लिखने वाले को कहते हैं। तो इस तरह से मैंने जैसे आपको बताया कि ख़त दो किस्म के होते हैं, गैर रस्मी ख़त और रस्मी ख़त। तो सबसे पहले मैं आपको गैर रस्मी ख़त की तारीफ बताऊंगी। गैर रस्मी ख़त दोस्तों और रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। इसकी तारीफ कुछ इस तरह से भी हो सकती है कि वो ख़त जो हम अपने अजीज़ों, दोस्तों, वालिदैन और अपने करीबी लोगों को और बेतकल्लुफ़ जानने वालों को भेजते हैं, वो गैर रस्मी ख़त होते हैं। चूँकि इन खतूत में अपने जज्बात और ख़यालात का बेसाख्ता ज़िक्र होता है, इसलिए इन्हें आदि मुलाकात भी कहा जा सकता है। इन खतूत की नौइयत सरासर ज़ाती और निजी होती है, इसलिए इनमें सादा ज़ुबान और बेतकल्लुफ़ाना अंदाज इख्तियार किया जाता है। इल्मी और अदबी एतबार से ये खतूत बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अब हमारे पास हैं रस्मी खतूत। तो रस्मी खतूत के बारे में मैं ये सबसे पहले आपको बताऊंगी कि उनकी बहुत ज़्यादा इकसाम होती हैं, लेकिन रस्मी ख़त के बारे में सबसे पहले मैं इसकी तारीफ़ आपको बताऊंगी कि ये वो ख़त होते हैं जो किसी साहिबे इख्तियार को भेजे जाते हैं और इनमें आम तौर पर अपने हालात और मसाइल से इसे आगाह किया जाता है और इन मसाइल के हल के लिए एक तरह से दरख्वास्त की जाती है। इसीलिए रस्मी ख़त और दरख्वास्त में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। अखबारात के मुदीरों को लिखे गए खतूत भी रस्मी खतूत ही कहलाते हैं। इसके अलावा इनमें कारोबारी खतूत, सरकारी खतूत, अमूमी खतूत, रस्मी खतूत भी शामिल हैं। सबसे पहले कारोबारी खतूत। ऐसे खतूत का मौजू कोई कारोबारी मामला या मसला होता है। इनका ताल्लुक इदारों, कारखानों, फर्मों और दुकानदारों से होता है। मिसाल के तौर पर आप कुछ किताबें मंगवाना चाहते हैं, तो आप उस अखबार के या पॉलीमर पब्लिकेशंस के मैनेजर को ख़त लिखकर किताबें मंगवा सकते हैं। जबकि सरकारी खतूत वो खतूत जो मुख्तलिफ दफातर या महकमे एक दूसरे को लिखते हैं या इंतज़ामी अफसरान लोगों को सरकारी तौर पर ज़रूरी उमूर से मुतला करते हैं। जबकि उमूमी खतूत वो खतूत होते हैं जो एक शख्स के नाम
होते हैं, मगर इनका मौजू कोई इज्तिमाई, मुआशरती या कौमी मसला होता है। अखबार के एडिटर के नाम शाया होने वाले तमाम खतूत इसी किस्म से ताल्लुक रखते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि खतूत के कितने हिस्से होते हैं। तो सबसे पहले देखें, मैंने आपके सामने एक ख़त लिख के दिखाया है आपको। जैसे किसी भी शख्स को लिखा जाने वाला ख़त आप अपने वालिद को भी लिख सकते हैं, वालिदा को भी लिख सकते हैं, अपने दोस्त अहबाब को भी ख़त लिखे जा सकते हैं, और इसके अलावा और बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगियों में हैं जिनको हम ख़त लिख सकते हैं। सबसे पहले आप देखें तो मुकाम और तारीख़ लिखते हैं। कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इम्तहानात में इनके लिए आपको इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हर हिस्से के मखसूस नंबर होते हैं। इसलिए ख़त लिखते हुए इन हिस्सों को पेश नज़र रखना नहायत ज़रूरी होता है। मुकाम और तारीख़, इस हिस्से को ख़त की पेशानी भी कहा जाता है। ये देखें, जैसे लिखा हुआ है अज़ कमरा इम्तहान। अज़ वो जगह या से या तरफ से का मतलब होता है। यहाँ पे अमूमन हम अपना मुख्तसर पता वगैरह लिखते हैं और तारीख़ लिखते हैं। इम्तहानात में जो तालिब इल्म हैं वो जवाबी कापी में पता लिखने से उनको मना किया जाता है, इसलिए इम्तहानी मरकज़ या कमरा इम्तहान लिखा जाता है। इम्तहानी मरकज़ के नीचे एक छोटी सी लाइन लगाकर तारीख़ उसके नीचे दर्ज की जाती है, जैसा कि आपके सामने है, और मुर्खा भी लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो हमारे सिलेबस में मौजूद है कि हम कहाँ से लिख रहे हैं। जैसे मैंने लिखा है शहर अलिफ बे जीम, तो ये वो जगह जहाँ से हम ख़त लिख रहे हैं। अमूमन जो हम ख़त लिखते हैं, घर से ख़त लिखते हैं, यहाँ पे हम अपनी जिस इलाके में हम रहते हैं वहाँ का नाम लिखते हैं। लेकिन चूँकि हम इम्तहानात दे रहे हैं तो इसलिए ये चीज़ हम इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे कि हमने कोई भी चीज़ ओरिजिनल या असली हालत में यहाँ नहीं लिखनी। वो जगह जहाँ हम मौजूद हैं वो चीज़ या अपने घर का पता नहीं लिखना। इसलिए हम शहर की जगह अलिफ बे जीम लिखते हैं, ताकि हमारी पहचान ना हो कि हम कौन सी जगह से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके बाद आ जाती है बारी अलकाब व आदाब की। तारीख़ के बाद कुछ जगह छोड़कर मकतूब अलैह को उसके मर्तबे और इज़्ज़त व एहतराम के लिहाज से मुखातिब किया जाता है। जैसे कि मैंने लिखा प्यारे चचा जान, इसको अलकाब कहते हैं। पहले ज़माने में लंबे लंबे और पुरतकल्लुफ़ अलकाब लिखे जाते थे, लेकिन अब मुख्तसर अलकाबात लिखे जाते हैं। इसलिए तालिब इल्मों को चाहिए कि वो रुतबे के मुताबिक अलकाबात लिखें। कुछ अलकाबात कुछ इस तरह से भी होते हैं, जैसे अपने से बड़े और बुज़ुर्गों के अलकाबात ऐसे हम लिखेंगे किबला वालिद साहब, जनाब वालिद साहब, मोहतरम चचा जान, मेरे मोहतरम भाई जान, प्यारी दादी जान, अम्मी जान, और इस तरह की बातें या इस तरह के अलकाब हम लिखेंगे। जबकि दोस्त और हम रुतबा के अलकाब कुछ इस तरह से होंगे, प्यारे दोस्त, प्यारे मिर्ज़ा साहब, अगर ख़वातीन हैं तो वो प्यारी सहेली और उसका नाम लिख सकते हैं और इस तरह के अलकाबात दे सकते हैं। जबकि अपने से छोटों के अलकाब में बरखुरदार, नूरे चशम, राहत जाँ, अजीज़म और अजीज़ी वगैरह के अलकाबात हम देते हैं। जबकि अफसर के अलकाबात में कुछ इस तरह से है कि पहले ज़माने में जो अफसरान होते थे उनके लिए लंबे चौड़े अलकाबात मुंतखब किए जाते थे, लेकिन आजकल मोहतरम जनाब और आली जनाब लिखने के बाद ओहदा लिख दिया जाता है। जैसे मोहतरम जनाब चेयरमैन साहिब वापडा या मोहतरम जनाब सेक्रेटरी तालीम हुकूमत पंजाब लाहौर वगैरह लिखे जाते हैं। इसके बाद बारी आती है आदाब की। तो मकतूबे अलैह के मर्तबे और उम्र के मुताबिक खतूत में आदाब लिखे जाते हैं। जैसे कि ये देखें, मैंने लिखा है अस्सलामु अलैकुम लिखा,
تو یہ بہترین کلمہ آداب ہے جو ہر بڑے چھوٹے کو لکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے طالب علموں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ القابات لکھنے کے بعد دوسری لائن پر السلام علیکم لکھیں۔ القاب لکھنے کے بعد بھی ندائیہ یا فجائیہ ہم بولتے ہیں، اس کو وہ لگانا ضروری ہے، اور السلام علیکم لکھنے کے بعد بھی ندائیہ کا استعمال ضروری ہے۔ جیسے میری پیاری امی جان لکھتے ہیں، جیسے میں نے لکھا میرے پیارے چچا جان، تب بھی میں نے ندائیہ یا فجائیہ کا جو نشان ہے وہ لگایا۔ اس کے بعد باری آتی ہے نفس مضمون یا خط کے مضمون کو۔ اس حصے میں خط لکھنے والا اپنا مدعا بیان کرتا ہے۔ السلام علیکم کے بعد جو باتیں لکھی جاتی ہیں وہ یہاں پہ نفس مضمون لکھا جاتا ہے۔ یہ مدعا جو ہے یہ ایک پیراگراف میں بھی بیان ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے 3 یا 4 پیراگراف بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ مختلف قسموں کے خطوط میں مختلف انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ جیسے شخصی خطوط میں جب کسی قریبی عزیز کو خط لکھا جا رہا ہو تو اس میں پہلا پیراگراف گھریلو فضا پر مبنی ہونا چاہیے، جبکہ دوسرے پیراگراف میں موضوع کی تمہید ہونی چاہیے، جبکہ تیسرے پیراگراف میں موضوع کے حوالے سے گفتگو ہونی چاہیے۔ بعض اوقات چوتھا پیراگراف بھی موضوع کے متعلق ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم جب ختم کرتے ہیں خط کو تو آخر میں اگر ہم غیر رسمی خط لکھ رہے ہیں تو اس میں گھر والوں کو سلام اور آداب لکھتے ہیں۔ اس کے بعد خط کا خاتمہ یا اختتام مکتوب بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی خط کو ختم کرنے کی باری آتی ہے تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ مدعا اور مطلب بیان کرنے کے بعد مکتوب نگار خط کے بائیں جانب مکتوب علیہ کے مقام و مرتبے کے مطابق لکھے گا، جیسے آپ کا تابع فرما، خیر خواہ، مخلص، فرما بردار، نیاز مند، خیر اندیش، دعا گو، آپ کا بھائی، آپ کا والد، آپ کی بہن۔ اس طرح کے القابات و آداب لکھے جائیں گے۔ جیسے کہ یہ آپ کا بھتیجا لکھا ہوا ہے والسلام کے بعد، یہ وہی القاب و آداب ہیں جو کہ خاتمے پر لکھے جا رہے ہیں، یہ خط لکھنے والے نے لکھے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میں نے یہ چیز لکھی ہے جو کہ یہاں پہ بھی خط لکھنے والا جو ہے وہ یعنی کہ مکتوب نگار جو ہے وہ اپنا نام لکھتا ہے، لیکن چونکہ ہم امتحانات میں یہ خط لکھیں گے اس لیے ہم اپنا نام نہیں لکھیں گے۔ ہم اپنی مرضی کے مطابق جیسے انگلش میں ABC XYZ لکھتے ہیں، اسی طرح سے ہمزہ چھوٹی اے اور بڑی اے ہم نے لکھا۔ اپنا نام اسی لیے نہیں لکھیں گے کہ ہم نے اپنی پہچان نہیں کروانی۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید کرتی ہوں کہ خطوط کے معاملے میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ خط کس قسم کے ہوتے ہیں، کتنی قسم کے ہوتے ہیں، اور خط لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اور خط کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ خطوط نویسی کے لیے کچھ اہم باتیں جو آپ کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنی ہوں گی۔ رجسٹر کاپی یا امتحانی جوابی کاپی کے جس صفحے پر خط لکھنا مقصود ہو اس کے دائیں جانب حاشیہ لگانا بہت ضروری ہے۔ حاشیہ لگانے کے بعد امتحانی مرکز اور تاریخ لکھیے، اور القاب و آداب لکھنے کے بعد خط کا پہلا پیراگراف موضوع کی مناسبت سے ہمیشہ شروع کیا جانا چاہیے۔ خط کے مختلف حصوں میں مناسبت اور موزونیت سے ہونی چاہیے۔ خط میں جو بات بیان کی جائے وہ مشکل الفاظ کے بجائے آسان الفاظ میں بیان کی جانی چاہیے تاکہ پڑھنے والے کو کسی قسم کی دشواری یا مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خط میں لمبے جملے لکھنے سے ابہام پیدا ہوتا ہے، اس لیے چھوٹے جملے لکھ کر اپنا مدعا بیان کیا جائے۔ غصے یا پریشانی کی حالت میں لکھے ہوئے خطوط اچھا تاثر قائم نہیں کرتے، اس لیے خط ہمیشہ اطمینان اور دل جمعی سے لکھنا چاہیے۔ اگر کسی بزرگ یا قابل احترام ہستی کو خط لکھا جائے تو اس انداز سے لکھنا چاہیے کہ ایک ایک لفظ سے اس بزرگ کی تعظیم و تکریم ظاہر ہو۔ طوالت یعنی لمبے چوڑے اور تکرار سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ بیان کی دلکشی اور خوبصورتی کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچے۔ خط کا اختتام بائیں جانب اختتامیہ کلمات لکھ کر ہمیشہ کرنا چاہیے۔ عزیز طلبہ و طالبات،
پر امید ہوں کہ آپ کو خط کے متعلق تمام ضروری باتیں بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی ایسی بات جو سمجھ نہ آئی ہو تو ضرور کمنٹس میں مجھ سے پوچھیے، میں ضرور جواب دوں گی۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔